Hello everyone and welcome to this comprehensive series dedicated to previous year questions for UGC NET Law. This series is designed to help you understand the exam pattern, analyze trends and master key concepts through detailed discussion of actual past papers. In each session, we will not only solve previous year questions but also dive deep into legal principle, case laws and explanation. So stay consistent, stay curious and let's crack UGC NET Law with clarity and confidence. Let's get started. So ये मेरा brief introduction रहा. आते हैं हम क्वेश्चंस की ओर. पहला क्वेश्चन इस सीरीज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस 2023 एंड चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी एडी 60. तो आपको पता है कि हमने आईपीसी को रिपील करके बीएनएस लेके आए हैं. अब हम देखते हैं कि बीएनएस के सेक्शन 2 में कौन कौन सी डेफिनेशन दी हुई है. तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 जो है वो एनिमल को डिफाइन करता है. एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग. तो अदर देन अ ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल. दूसरा चाइल्ड की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में दी गई है, विच मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर. तो चाइल्ड कौन होगा अंडर द बीएनएस, which is that person is under 18 years of age. And clause 2 section 2 clause 26 में person की definition दी हुई है, which includes any company, association or body of person whether incorporated or not. तो person की definition दी हुई है, child की definition दी हुई है और animal की definition दी हुई है, women की definition नहीं दी हुई. तो option 4 जो है वो correct हो जाएगा. आते हैं next question की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर मुस्लिम लॉ ऑन विल्स. हम कॉन्सेप्ट देखेंगे मुस्लिम लॉ का विल का क्या कॉन्सेप्ट है. तो एसेंशियल ऑफ वैलिड विल, जिसको वसीयत भी कहते हैं. पहले देखिए कॉम्पिटेंसी क्या होता है टेस्टेटर का. जो टेस्टेटर होना चाहिए वो मस्ट बी अ मुस्लिम, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और फ्री कंसेंट होनी चाहिए उसकी विल में. विल मेड अंडर कोएर्जन और फ्रॉड जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा. अब कॉम्पिटेंसी ऑफ लेगिटी देखते हैं. एनी पर्सन कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, इवन अनबॉर्न चाइल्ड इन वूम इफ इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर से डेथ. तो अगर से चाइल्ड इन वूम भी है और वो एग्जिस्ट करता है टेस्टेटर की डेथ के टाइम पे, तो वो जो होगा वो कॉम्पिटेंट होगा. तीसरा जो है सब्जेक्ट क्या होगा बिल का. तो जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो मस्ट बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए और जो ओन होना चाहिए वो टेस्टेटर ओन करना चाहिए एट द डेथ. जब उसकी डेथ हो रही हो उस टाइम तक वो प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो टेस्टेटर के पास होनी चाहिए. प्रॉपर्टी मस्ट बी लॉफुल, जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है या विल में दे रहा है वो मस्ट बी लॉफुल और जो कि हलाल होना चाहिए. ठीक है. अब आते हैं फॉर्म. तो नो स्पेसिफिक फॉर्म रिक्वायर्ड, कोई फॉर्म नहीं है. विल कैसे आप बनाओगे. ये ओरल भी हो सकता है विल और रिटन भी हो सकता है. विटनेस डिजायरेबल है, नॉट मैंडेटरी. ठीक है. तो विटनेस जो है वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है. अब जो कंसेंट ऑफ हायर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है विल में मुस्लिम लॉ के कॉन्सेप्ट में. तो विदाउट हायर से कंसेंट, जो हायर है उसके कंसेंट के बिना सिर्फ 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी ही दे सकता है जो टेस्टेटर है, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं दे सकता. अगर सिर्फ कंसेंट है तो 1/3 से ज्यादा भी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा वो वैलिड होगा. दूसरा कॉन्सेप्ट है जो वसीयत है मेड बाय पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड इज वैलिड इवन इफ द टेस्टेटर लेटर बिकम्स इनसेन. सपोज आज मैंने विल जो है आपके नाम पर बनाई, आज मैं सही था और कल को मैं इनसेन हो गया, तो टेस्टेटर जो है वो जो वसीयत है वो वैलिड होगी. दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अंडर मुस्लिम लॉ अ विल मेड बाय अ पर्सन हु इज सब्सिक्वेंटली कमिट सुसाइड इज वैलिड. अगर से सपोज आज मैंने विल लिखा और कल को मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो वो जो विल होगी वो आज भी वैलिड होगी. और सुसाइड जो है वो डज नॉट इनवैलिडेट अ विल बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ विल डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट. जब मैं विल बना रहा था तो उस टाइम की कैपेसिटी देखी जाएगी और ये नहीं देखा जाएगा कि हम जो मैनर है डेथ का वो क्या था. तो ये जो है मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट हुआ विल को लेके. सो आते हैं क्वेश्चन की ओर. पहला क्वेश्चन कहता है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द मुस्लिम लॉ ऑन विल. ऑप्शन है विल ऑफ माइनर कैन बी रेटिफाइड बाय हिम ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, सही है. द विल ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग सैनिटी. तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही ऑप्शन है कि जो विल बनाया हुआ है अनसाउंड माइंड ने वो रेटिफाई नहीं किया जा सकता जब वो सैनिटी अटेंड करता है. एक इंसान पागल है, उसने एक विल बनाई और बाद में जाके वो सही हो जाता है तो विल को जो है वो रेटिफाई नहीं किया जा सकता. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कहता है विल मेड बाय अ सेम पर्सन विल बिकम इनवैलिड इफ सब्सिक्वेंटली ही बिकेम इनसेन. जो विल बनाया था एक सेम पर्सन ने जो कि वो सही था उस टाइम जब विल बना रहा था, वो इनवैलिड हो जाएगा इफ सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनसेन. ये गलत है. और लास्ट अ विल मेड बाय अ पर्सन हु सब्सिक्वेंटली कमिट सुसाइड इज इनवैलिड, ये भी गलत है. तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी एंड डी जो है वो गलत हो जाएगा. तो इनकरेक्ट जो है सी और डी होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट आपका आंसर जो है सी एंड डी होगा. ये एनटी की तरफ से गलती थी. द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, ये लिखा है एल राजामणि एंड जे पील ने. तो एल राजामणि जे पील ने कौन सी बुक लिखी है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल लॉ. दूसरा बुक है कंप्यूटर्स इंटरनेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड लॉ, जिसको कर्णिका सेट ने लिखा है. तो कर्णिका सेट ने कौन सी बुक लिखी है, कंप्यूटर इंटरनेट एंड न्यू टेक्नोलॉजी. दूसरा जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ये बुक लिखी है जे डॉनहिले एंड डीजे व्हीलर ने. तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है ये लिखी है इंटरनेशनल जे डॉनहिले एंड डीजे व्हीलर ने. और लास्ट बुक जो है पेटेंटिंग लाइफ पेटेंट्स कल्चर एंड डेवलपमेंट, ये जो है एडिटेड बाय जो था इसको एडिट किया है जोहाना गिब्सन ने. तो जोहाना गिब्सन ने ये बुक लिखी है. तो 1 का ए बी सी डी, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट.
ये जो फैक्ट बेस्ड है, हम देखेंगे कि पहले थ्योरी पे आएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। द एनसीडब्ल्यू वाज एस्टैब्लिश्ड, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो स्टैब्लिश हुआ था 31 जनवरी 1992 को अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। तो हम डेट याद रखेंगे 31 जनवरी 1992। The 102nd Amendment Act 2018 inserted Article 338B 338B जो था 102nd Amendment पे आया था, जो कि ग्रांट करता था कॉन्स्टिट्यूशनल टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो हम याद रखेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो आया था वो 102nd Amendment से आया था, जो कि 2018 में हुआ था। नेक्स्ट जो है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज कार्व्ड आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर था उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस से हटा के अलग एक मिनिस्ट्री बना दिया गया था, एंड फॉर्म्ड ऑन 29 जनवरी 2006 को, सेपरेटिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो था वो सेटअप किया गया था आर्टिकल 338A को इंसर्ट करके, जो कि 2003 में इंसर्ट किया गया था। तो ऑप्शन के पास आते हैं, द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 जनवरी 1992, ये करेक्ट हो गया। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, ये भी सही हो गया। द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाज कार्व्ड आउट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी सही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैज बीन सेटअप अंडर आर्टिकल 338 नो, तो ये जो है 338A के अंदर आया था, और जो आर्टिकल 338 डील करता है वो शेड्यूल कास्ट से डील करता है, ये गलत है, ये जो है शेड्यूल ट्राइब से डील करता है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर्टिकल 338 जो है एससी से डील करता है, एंड 338A जो है वो एसटी से डील करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये इंडियन सक्सेशन एक्ट का क्वेश्चन है। तो सक्सेशन की कैटेगरी दी हुई है, आर्ट्स दिए गए हैं। तो जो पैटर्नल आंट है, जो पैटर्नल आंट्स का सन है वो कॉग्नेट होता है, और जो पैटर्नल अंकल्स डॉटर है वो एग्नेट है। डॉटर्स सन्स डॉटर जो है क्लास 2 आया है, और डॉटर्स ऑफ प्रीडिसीज सन जो है क्लास 1 आया है। तो ऑप्शन देखते हैं, डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन, तो डॉटर ऑफ प्रीडिसीज सन जो है वो क्लास 1 आया है। पैटर्नल आंट्स सन ये जो है वो कॉग्नेट है, और डॉटर्स सन्स डॉटर जो है ये क्लास 2 आया है, और पैटर्नल अंकल्स डॉटर जो है वो एग्नेट है। तो कौन सा सही हो गया, ए का 2, ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। हम इनैक्टमेंट देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का। जो वेस्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन है। ये सारे एक्ट्स को हम एक बार देखेंगे कब कौन कौन सी डेट में आया था। जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1777 में आया था, और जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा का था वो 1867 में आया था। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो था वो 1900 में आया था, और वेस्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन जो था जिसको बेसिक लॉ फॉर द फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक जर्मनी भी कहते हैं वो 1949 में आया था। तो सबसे पहला जो इनैक्टमेंट था वो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन यूएसए का था, जो 1777 में आया था। तो डी जो होगा वो पहला हो जाएगा, उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बी हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन सी, एंड लास्ट में वेस्ट जर्मन रिपब्लिक जो है वो ए। तो डी बी सी ए जो होगा वो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज यूएस इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन ऑफ इंडियन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, वो यूएस के कौन से लेजिस्लेशन के इक्विवेलेंट है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 1966 है वो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के इक्विवेलेंट है, जो कि इनैक्ट हुआ था 1966 में, जिसको सेवरल टाइम जो है अमेंड किया गया है। ये जो लेजिस्लेशन है वो सिटीजन को एक राइट देता है टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू रिकॉर्ड फ्रॉम फेडरल एजेंसी। एजेंसी मस्ट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अनलेस इट फॉल्स अंडर 9 एक्सेप्शन है इस लेजिस्लेशन में, जहां पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। ये स्ट्रेंथन करता है आफ्टर वाटरगेट स्कैंडल। एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था 1970s में, उसके बाद जो है ये इनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी को। इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। क्वेश्चन को डील करने से पहले हम आते हैं थ्योरी की ओर। जस्ट नेसेसिटास मींस राइट ऑफ नेसेसिटी। In law, it refers to the principle that a person may be excused for an act that would normally be unlawful if it was done of necessity. For example, stealing food to avoid starvation. अगर जैसे आप फूड चोरी कर रहे हो और आप भूखे हो तो वो जस्ट नेसेसिटास के एक्सेप्शन में फॉल करेगा। दूसरा जो है मैलिस, मैलिस एक वर्ड है, मैलिस का मतलब इंटेंशन के साथ साथ रिकलेसनेस भी होनी चाहिए। दूसरा जो टर्म है वो डोलस मींस, डोलस और कल्पा है। डोलस का मतलब होता है इंटेंट, जिसको मेंसरिया भी कहते हैं, और कल्पा का मतलब होता है नेग्लिजेंस। तो ये जो दो टर्म है, डोलस एंड कल्पा, जिसका मतलब मेंसरिया और नेग्लिजेंस होता है। तीसरी थ्योरी, इन मेनी लीगल सिस्टम स्पेशली रोमन लॉ में, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज टू अल्टरनेटिव बेसिस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। ये दो जो है ये बेसिस है क्रिमिनल लायबिलिटी के, इधर इंटेंशन हो जिसको डोलस कहते हैं, दूसरा नेग्लिजेंट जिसको कल्पा कहते हैं। इंटेंशन और नेग्लिजेंस जो है ये 2 फॉर्म ऑफ मेंसरिया है। और मेंसरिया क्या होता है, गिल्टी माइंड, द मेंटल एलिमेंट इन क्राइम। तो मेंसरिया क्या होता है, द मेंटल एलिमेंट इन क्राइम। द 2 प्राइमरी रिकॉग्नाइज्ड forms of intention deliberately doing an act। negligence का मतलब क्या होता है, falling to take proper care leading to harm। तो इसलिए intention और जो negligence है are classified under mens rea। अब ऑप्शन की ओर आता है थ्योरी देखने के बाद। जो just necessitas है वो क्या है, right of necessity है। तो ऑप्शन 4 जो होगा इसका सही हो जाएगा मैलिस। मैलिस हमने देखा इंटेंशन और रेकलेसनेस है,
तो कलेक्टिव टर्म ऑफ इंटेंशन एंड रेकलेसनेस, और डोलस एंड कल्पा जो है वो एक तरीके का दो अल्टरनेटिव है क्रिमिनल लाइबिलिटी का, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। और इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस जो टू फॉर्म ऑफ मेंस लिया है, तो ए का 4 ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। हम पहले नेचुरल लॉ थ्योरी देखेंगे जो कि एक हिस्टोरिकल ऑर्डर में होगा। पहले जो बोला गया वो बोला गया चर्च इज द लॉ गिवर। मिडिवल क्रिश्चियन जो नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट थे जैसे सेंट अगस्टाइन जो थे 4th and 5th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने बोला कि लॉ जो है उसको डिवाइन ओरिजिन है, लॉ का जो है वो डिवाइन ओरिजिन है, एंड द चर्च है वो एक अथॉरिटी है जो बताएगा कि लॉ एक्चुअली में होता क्या है। तो चर्च इज द लॉ गिवर, ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा बोला गया यूनियन विद डिवाइन इज द एंड ऑफ लॉ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्यूरिस्ट थे वो थे सन थॉमस एक्विनस जो 13th सेंचुरी में आए। उन्होंने बोला कि ह्यूमन लॉ इज वैलिड ओनली इफ इन हार्मनी विद इटर्नल लॉ। जो गॉड का दिया हुआ लॉ है और ह्यूमन लॉ है वो हार्मनी में होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। और जो अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ है वो यूनियन विद गॉड है, कि आप यहाँ से स्वर्ग सिधा रहे तो आपका यूनियन हो जाए गॉड के साथ। दूसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ रैशनलिज्म डेवलप हुआ, ये जो था एक रेनेसां पीरियड था जिसने मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी को जो है वो डेवलप किया, जिसके सबसे ज्यादा जो फेमस ज्यूरिस्ट थे वो फिलोसोफर ग्रोशियस थे, हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू और कांट थे। इन्होंने रीजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, नॉट द चर्च बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ लॉ एंड राइट्स। उन्होंने रीजन को ही एक फाउंडेशन बनाया लॉ एंड राइट्स का, जो कि लीड करता है एनलाइटनमेंट की ओर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ओर एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी की ओर। जो रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ है वो 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, जिसमें जो फेमस ज्यूरिस्ट थे वो फुलर और फिनिस और रैडब्रुच थे। आफ्टर द डिक्लाइन अंडर पॉजिटिविज्म नेचुरल लॉ रिवाइव्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 टू जस्टिफाई ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड मोरालिटी इन लॉ। आते हैं क्वेश्चन की ओर। वो बोलता है अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला जो ऑप्शन है यूनियन विद डिवाइन इज द एंड ऑफ लॉ, चर्च इज द लॉ गिवर, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ रैशनलिज्म एंड रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पार्ट 5 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।